हेलो भी हमें सेकंड प्रॉफ स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चरक संहिता के बारे में। ठीक, तो चरक संहिता में आज हम देखने वाले विमान स्थान का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पहले विमान स्थान के हमने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो आज हम विमान स्थान का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसका नाम है रस विमानम। देखो, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? सूत्र स्थान पढ़ा था, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमने जो चरक संहिता की वो स्टार्टिंग की थी। जब आप बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ में हुआ करते थे तो सबसे पहले आपने सूत्र स्थान की बात करी थी, और सूत्र स्थान के आपने 12 चैप्टर देखे थे, ठीक है। टोटल 30 चैप्टर होते हैं, जिसके अंदर 12 चैप्टर अपने बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर देखे थे। और उसके बाद 12 के बाद यानी 13 से लेकर जो 13 से और 30 तक यानी 13 से 30 तक लगे जो चैप्टर देखे वो आपने सेकंड प्रॉफ के अंदर देखे। तो ये आपका सूत्र स्थान हमने सबसे पहले कंप्लीट किया था। देन उसके बाद आता है हमारा निदान स्थान। निदान स्थान, तो उस निदान स्थान के अंदर जो चैप्टर आते हैं वो आते हैं टोटल 8 चैप्टर, जिनके अंदर से अभी हम रक्तपित्त वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम गुल्म रोग गुल्म निदान वाला चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है विमान स्थान। थोड़ा गला खराब है मेरा। विमान स्थान के अंदर भी 8 चैप्टर आते हैं। इसके अंदर भी हमने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद आता है सुन विष यानी शारीरिक स्थान, ठीक है। मैंने निमोनिक आपको बता रखा था। निमोनिक आपको फिर से बता दूंगा किस तरह से मैंने याद किए थे। शारीरिक स्थान आता है। देन उसके बाद आता है आपका इंद्रिय स्थान, ठीक है, और इसके अंदर आते हैं आपके करीब करीब 12 चैप्टर, और इसके अंदर आते हैं आपके शारीरिक स्थान के अंदर आते हैं 8 चैप्टर, ठीक है। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए आपके अभी तक? पहले एक बार मैं पूरा ही बता देता हूँ। देन उसके बाद आता है चिकित्सा स्थान। देखो, ये चिकित्सा स्थान आपको कहाँ पर पढ़ना है? ये चिकित्सा स्थान आपको थर्ड प्रॉफ के अंदर पढ़ना है। देन उसके बाद चिकित्सा स्थान के बाद आता है हमारा कल्प स्थान। ये मैं फिर से क्यों करा रहा हूँ, आप ये भी कह सकते हो सर चैप्टर स्टार्ट करिए। देखो, ये ज़रूरी होता है ताकि आप चीज़ों को समझ सको। कभी भी कोई कैसा भी एमसीक्यू वगैरह आए या कैसी भी आपके अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके हर तरीके से, तो वो आपको ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। चिकित्सा स्थान के अंदर 13 चैप्टर आते हैं, कल्प स्थान के अंदर 12 चैप्टर आते हैं, और सिद्धि स्थान के अंदर भी 12 चैप्टर आते हैं। अगर टोटल आप यहाँ से काउंट करोगे तो 12, 8, 20, 8, 28 और 8 जोड़ोगे 36, और 36 में से यहाँ पर अगर आप 12 तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर कर लिए थे, बाकी 18 चैप्टर का अगर जोड़ दोगे तो 8, 6, 14, 3, 1, 4, 1, 5, तो टोटल कितने चैप्टर है? 54 चैप्टर है, ठीक है। 54 चैप्टर आपको बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर यहाँ पर पढ़ने होते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने सूत्र स्थान के भी काफ़ी हद तक सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, कुछ 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं। निदान स्थान के अंदर भी हम 1 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। देन उसके बाद हम गुल्म रोग के बारे में बात करेंगे, ठीक, गुल्म निदान के बारे में। देन उसके बाद विमान स्थान के अंदर भी हमने 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हम इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रस विमान के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद आपका बचता है शारीरिक स्थान और इंद्रिय स्थान, ठीक है। इसके बाद आपका जो चरक संहिता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ताकि आप यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली समझ सको चीज़ों को कि हमें कितने स्थान को यहाँ पर पढ़ना होता है। और अगर कोई एमसीक्यू वगैरह पूछ लिया जाता है कि इस स्थान में कितने चैप्टर होते हैं और कौन से स्थान, मतलब ये चैप्टर कौन से स्थान का नाम है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसको याद करने का निमोनिक क्या था, जो मैं बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर भी बताया था, सुन विस्की इंद्र चिकित्सा। सुन विस्की इंद्र चिकित्सा। अब देखो, यहाँ से सूत्र स्थान हो जाएगा, यहाँ से निदान स्थान हो जाएगा, यहाँ से विमान स्थान, यहाँ से शारीरिक स्थान, की का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से इंद्र स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। तो इस तरह से आप सारे स्थानों को याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसमें आता है सूत्र स्थान, ठीक है। अब देखो, सूत्र स्थान के अंदर भी बहुत सारे चतुष्क आते हैं। एक चतुष्क के अंदर 4 चैप्टर आते हैं। तो टोटल यहाँ पर सूत्र स्थान के अंदर 7 चतुष्क बताए गए। तो 4 × 7 कितने चैप्टर हो गए? 28। पर यहाँ पर होते कितने हैं? टोटल 30 चैप्टर होते हैं। तो 2 चैप्टर को यहाँ पर द्वय के अंदर रख दिया गया। इसको हम बोलते हैं संग्रह द्वय, द्रव्य नहीं है, द्वय है, ठीक है। तो अब एक बार इनको भी देख लेते हैं कि ये 7 जो चतुष्क है, 7 चतुष्क उनको किस तरह से याद कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने एक निमोनिक बताया था आपको, बीएसएन क्रिया, ठीक है। बीएसएन क्रिया। देखो, जैसे पहले बीएसएनएल की सीमा आती थी तो वो उनकी जो क्रिया थी वो थोड़ी स्लो थी, तो इस तरह से याद रख सकते हो। बी से भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देशक चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अन्य चतुष्क, ठीक है। अब भाई, अगर आप याद करने की कोशिश करोगे, इनके नामों से भी आप ध्यान रख सकते हो। जैसे भेषज चतुष्क पहले से 4 चैप्टर के अंदर आते हैं। अब इसमें क्या आते हैं? दीर्घ जीवित मध्याह्न था, अपामार्ग तंडुल्य था, ठीक है।
और अपमार्ग तंडुल्य था, और अपमार्ग आरकवत अध्याय था, तीसरा चैप्टर, चौथा षड्विरेचन 87 अध्याय था। इन सभी में क्या है कि आपको मूलानि द्रव्य, फलानि द्रव्य, लेप या वागु, तो ये सब क्या औसत का वर्णन किया जा रहा था। फिर उसके बाद स्वस्थ चतुष्क आता है, ठीक है, स्वस्थ चतुष्क आता है जिसमें 5 से लेकर 8 चैप्टर है। अगर आप इसमें ध्यान करने की कोशिश करोगे तो इसमें स्वस्थ वृत्ति, स्वस्थ के बारे में जितनी भी हाइजीन, ये सारी किसके अंदर बताया, 5 to 8 चैप्टर के अंदर बताया जाता है। निर्देशक चतुष्क के अंदर कुछ निर्देश किया जाता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा कल्पना चतुष्क आ जाता है, जैसे स्नेह की कल्पना हो गई, श्वेत कल्पना हो गई, चिकित्सा प्रावुतम अध्यायम हो गया, ठीक है। तो वो सारे चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए। और न्यूमोनिक तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इनके पीछे का बताने का रीज़न यही है कि ताकि आप यहाँ पर अच्छे से समझ सको, ठीक है। देखो जितने भी आपके ग्रंथ होते हैं ना, चाहे चरक संहिता हो गई, सुश्रुत संहिता हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इनको समझना, ठीक है, क्योंकि ये आपके एक तरीके से रूट होते हैं। अगर आपने इनको समझ लिया ना तो आप बाकी के सब्जेक्ट को इजीली कवर कर ले जाओगे, ठीक। देखो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रस विमान की। देखो ये विमान स्थान का चैप्टर नंबर 1 है। टोटल विमान स्थान में 8 चैप्टर होते हैं, जिनमें से पहले चैप्टर का नाम है रस विमानम। अब बात आती है कि सबसे पहले विमान स्थान को ही क्यों पढ़ा गया, इसका रीजन अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। देखो सबसे पहले हमने देखा निदान स्थान। निदान देखो सबसे पहले सूत्र स्थान देखा, देन उसके बाद निदान स्थान देखा। यानी अब हम किसकी बात कर रहे हैं, विमान स्थान की बात कर रहे हैं। विमान स्थान से पहले हमने किसकी बात करी थी, निदान स्थान की बात करी थी, ठीक है। तो निदान स्थान में क्या है कि रोगों का निर्णय लिया जाता है। मतलब रोगों का क्या कारण है, रोग किस तरह से हो रहे हैं, उनका हेतु क्या है, तो वो कहाँ पर हम देखते हैं, निदान में देखते हैं। क्योंकि जो निदान है वो पर्याय होता है हेतु का, ठीक है। तो निदान स्थान में क्या देखा कि रोगों का निर्णय लिया जाता है। देन उसके बाद चिकित्सा स्थान आएगा। चिकित्सा स्थान में हम इसकी चिकित्सा देखेंगे। देखो हमने बात कर, देखो हम विमान स्थान की बात कर रहे हैं। विमान स्थान से पहले हमने क्या देखा, निदान स्थान देखा। इन निदान स्थान में हमें क्या देखना है कि रोगों का क्या कारण है, ठीक है, रोगों का हेतु क्या है, हेतु देख लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकित्सा करेंगे। और चिकित्सा कहाँ सीखोगे आप, थर्ड प्रॉप में सीखोगे, जब उस चिकित्सा स्थान को पढ़ोगे। सर हम विमान स्थान में क्या करेंगे फिर, अभी देखते हैं। देखो विमान स्थान में क्या है, नाम से क्लियर, विमान। विमान मतलब जिसका विशिष्ट मान एक तरीके से, ठीक है, जिसका विशिष्ट मान है। विशिष्ट मान किसका है, जो दोष है, जो औषध है। अगर आप इनकी विशिष्ट मान को पता है, आपको उनका मतलब कौन सा दोष बढ़े हुए हैं, कितनी औषध हमें देनी चाहिए, मतलब कोई मेडिसिन दे रही है वो कैसे देनी चाहिए, उन सभी का मान, क्वालिटी, क्वांटिटी सब पता है आपको। तो इसकी जो जानकारी कहाँ पर मिलती है आपको, इस विमान स्थान के अंदर मिलती है। तो सबसे पहले निदान स्थान क्यों पढ़ा था, रोगों का हेतु जानने के लिए। चिकित्सा स्थान क्यों करते हैं, रोगों के ट्रीटमेंट करने के लिए। विमान स्थान क्यों पढ़ते हैं कि जो दोष आदि औषध हो गए, इन सभी का मान को जानने के लिए हम यहाँ पर विमान स्थान पढ़ते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है कि विमान स्थान के अंदर भी सबसे पहले हम रस विमान अध्याय को ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका जो रीजन बताया गया है वो बताया गया है कि जो देश, औषध और रस, इनमें भी जो प्रधान होता है वो कौन सा होता है, रस प्रधान होता है। अब समझो कैसे, देखो अगर आप अच्छा खाना पीना खा रहे हो, अच्छा आहार का सेवन कर रहे हो, अच्छे रस का सेवन कर रहे हो, तो आपको किसी भी औषध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जो दोष है वो समावस्था में रहेंगे। और अगर आपके दोष समावस्था में है तो यहाँ कोई रोग नहीं होगा। कोई रोग ही नहीं होगा तो कोई भी औषध की आपको कभी जरूरत होगी ही नहीं। इसलिए यहाँ पर जो रस द्रव्य है वो क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। अब देखो जब भी आप यहाँ पर किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो परहेज जरूर बताता है, ठीक है, कोई ना कोई आपका आहार विहार को जरूर बताता है। देखो मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका अगर खाना, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब अच्छा हो जाए तो आप कभी बीमार ही नहीं होगे, ठीक है। आप खाते क्या हो, उल्टा सीधा खाते हो। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि सुबह जब आप सुबह उठते हो तो आपको करीब कम से कम 2-3 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको एक अच्छा से ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, ठीक है। देन हमारा आयुर्वेद बताता है कि शाम को आपको जितनी जल्दी हो सके उतना खाना खा लेना चाहिए, ठीक है। नहीं भी खाना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो हमारा आयुर्वेद एक काल भोजन भी कहता है, लेकिन 2 काल भी भोजन भी कहता है, कभी त्रिकाल भोजन नहीं कहता। लेकिन आप क्या करते हो, 3-4 बार खाते हो। शाम का खाना रात को 10-12 बजे खा रहे हो। तो वो सब क्या है, कहीं ना कहीं आपका जो रस है वो ठीक नहीं है, आपका दिनचर्या ठीक नहीं है, आपका ऋतुचर्या ठीक नहीं है। तो बीमारी इसी कारण की वजह से भी होती है। आजकल बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर आ गई है, जैसे कि जेनेटिक तो नहीं, जैसे कि शुगर हो गया वो भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंदर आता है, थायराइड हो गया वो भी लाइफ स्टाइल के अंदर आता है, हाइपरटेंशन हो गया वो भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंदर आता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो ऐसे डिजीज है उनको आप अपने लाइफ स्टाइल से ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने उनको सही लाइफ स्टाइल सही नहीं किया तो वो रोग आज आपको उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो हम कहाँ से कहाँ गए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विमान स्थान पढ़ रहे हैं। विमान स्थान से पहले हमने कौन सा स्थान पढ़ा था, निदान स्थान पढ़ा था। निदान स्थान में क्या देखा कि रोगों का कारण देखा था। और निदान के बाद विमान देख रहे हैं। विमान में क्या देख रहे हैं कि जो दोष है, औषध है, अगर आपको उनका ज्ञान पता होगा, मान पता होगा, तो आप यहाँ पर ईजिली से
इजीली किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ट्रीटमेंट करना कहाँ पर है, चिकित्सा स्थान में अंदर करना है, ठीक है। और रस विमान के अंदर, विमान स्थान के अंदर भी हम रस विमान पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रस द्रव्य है वो प्रधान द्रव्य होता है। अब यहाँ पर रस और दोष के बारे में कुछ बातें बताई गई है। सबसे पहले क्या बताया गया है कि रस के जो 6 भेद होते हैं, अब सभी जानते हैं, फर्स्ट प्रॉफ से अंदर पढ़ रहे हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 होते हैं। अगर आप इनका क्या करते हो, सम युग उपयुग जमनम, ठीक है, समयुग उपजमनम, तो मतलब अगर आप इनका सम तरीके से, मतलब बैलेंस तरीके से आप करके इनका यूज़ करते हो, तो वो आपकी बॉडी में शरीर का यापनंती, तो वो आपके शरीर को मेंटेन रखेंगे। तो यापनती का मतलब होता है मेंटेन, ठीक है। तो मैं बताता हूँ फिर से, देखो, अगर आप ऐसे आहार द्रव्य का सेवन करते हो जिसके अंदर ये 6 रस पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, समयुग उपजन्य माननाम, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, आपके शरीर के लिए, आपके शरीर को मेंटेन करते हैं, मतलब एक तरीके से आपकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। यदि आपको इनको सम मात्रा में उपयोग करते हो उन 6 रसों को, तो वो आपके शरीर को मेंटेन रखने का कार्य करते हैं। और मिथ्या उपजन्य मानमस्तु, अब मतलब अगर आप इनका मिथ्या करते हो, मिथ्या का मतलब होता है या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम, मतलब या तो कह रहा है किसी, आप एक रस को बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हो, ठीक है, या बिल्कुल भी सेवन नहीं कर रहे हो, ठीक है, या सारे रस का भी बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हो, या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो वो क्या करते हैं, दोष प्रकोपीय उपकल्पनते, मतलब ये दोषों को प्रकोप कर देते हैं, ठीक है। वात दोष को भी कर सकते हैं, पित्त को भी, कफ को भी, वो डिपेंड करता है कौन से दोष का आप सेवन कर रहे हो। जैसे मधुर, अम्ल, लवण का करोगे तो वो कफ दोष को प्रकोपित करेगा, कटु, तिक्त, कषाय का करोगे तो वात दोष को प्रकोप करेगा। और यहाँ पर आप अम्ल, कटु, अम्ल, लवण और कटु को करोगे तो यहाँ पर पित्त दोष को प्रकोप करेगा, ठीक है। तो जिस तरह से आप ज़्यादा दोष का सेवन करोगे, उसी के अनुसार वो आपके दोष को भी प्रकोप कर देगा। देन उसके बाद ये तो हो गई रस की बात। अब हम बात करते हैं दोष के बाद। दोष कितने होते हैं यार, 3 ही तो दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। कफ को हम क्या बोलते हैं, श्लेष्म बोल देते हैं, तो वात, पित्त, श्लेष्मणाम। तो अब यहाँ पर बताया गया ये प्रकृतिभूत। प्रकृतिभूत मतलब है जो नेचुरल होते हैं, जो बैलेंस होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। अगर तो ऐसा रहेंगे तो शरीर उपकारक, मतलब शरीर के कहीं ना कहीं उपकारक होंगे, शरीर के लिए कहीं ना कहीं वृद्धि कारक होंगे, ठीक है। और अगर ये वात, पित्त, दोष समावस्था में नहीं रहते, विकृत अवस्था में रहते हैं, मतलब जो नॉर्मल अवस्था से उसको छोड़कर आप एक नई स्टेट में चले जाते हैं, तो उनको क्या करेंगे, नान व्याधि विकार है, मतलब बहुत सारी प्रकार की व्याधि आपको उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर एक और कोडिशन भी दी गई है कि रोगास्तुम दोष वैषम्यम दोष साम्यारोग्यता, ठीक है। तो इसका क्या मतलब बताया गया है कि ये आपको चरक सूत्र स्थान 9 में बताई गई थी, इसका रेफरेंस मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चरक सूत्र स्थान 9 जिसका नाम था खड़ुक चतुष्पादम अध्यायाम। तो देखो, अभी चरक सूत्र स्थान 9 में बताया गया कि रोगास्तुम दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता, यानी कि अगर दोष वैषम्य होते हैं, ठीक है, वैषम्य होते हैं मतलब जैसे वात, पित्त, कफ है, अगर वो नॉर्मल स्टेट से चेंज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो आपको रोग देखने को मिलेगा, ठीक है। भाई कैसे, भाई ये आपको संप्राप्त अगर आपको पता है कि जब दोष वैषम्य होते हैं तो वो धातुओं के साथ मिलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे के साथ मिलते हैं, और दूसरे के साथ मिलकर वहाँ पर जामिक हैवे गुण्य मिलता है, वहाँ पर अपना स्थान बनाते हैं, और स्थान बनाने के बाद फिर वहाँ पर कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, देन व्याधि उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जब दोष वैषम्य होते हैं तो वो रोग को उत्पन्न करते हैं। और दोष साम्यम आरोग्यता, अगर जो दोष है वो अगर साम्यम रहेंगे तो कैसे रहेंगे, आरोग्यता रहेंगे। देखो आयुर्वेद में यार एक ही, अगर आपने चिकित्सा भी देखी होगी तो चिकित्सा भी यही है कि दोषों को बैलेंस करना है, दोष, धातु, मल, इन सभी को बैलेंस करना है, तो आप यहाँ पर चिकित्सा कर सकते हो। अगर आपके जो दोष है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, जब भी ये बढ़ते हैं, बिगड़ते हैं, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे के साथ वो मिलेंगे, और दूसरे के साथ मिलने के बाद कहीं ना कहीं वो व्याधि उत्पन्न करेंगे। देखो बिना दोष के प्रकोपित हुए आपको व्याधि नहीं हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद हम रस के गुण की बात करते हैं। देखो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है, कषाय को एस से हम डिनोट करते हैं, ठीक। अब ये जो 3 रस है वो क्या करते हैं, कफ को प्रकोपित करते हैं, वात को शमन करते हैं। अब ये जो 3 दोष है ये क्या करते हैं, सॉरी ये 3 दोष नहीं है, ये जो 3 रस है, ये जो 3 रस है वो क्या करते हैं, वात को प्रकोप करते हैं और कफ का शमन करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये पित्त को बढ़ाते हैं, जबकि मधुर, तिक्त और कषाय क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, पहले भी काफ़ी बार हो चुकी है ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि दोष की वृद्धि एवं शमन में रसों की कारणता, ठीक है। तो इनमें देख लेते हैं कि दोष की वृद्धि और शमन में रस की क्या कारणता हो सकती है। मतलब जो रस जिस दोष के समान गुण वाला होता है वह रस उन दोषों को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब जो रस है, अगर जैसे मान लो कि हम मधुर रस का सेवन कर रहे हैं, और मधुर रस है वो किस दोष के समान है, कफ दोष के समान है, यानी जितना ज़्यादा मधुर रस का सेवन करोगे तो उतना ज़्यादा आपको कफ की भी वृद्धि होगी,
ठीक है। और जो रस जिस दोष के विपरीत गुण वाला होता है वह दोष उसको शांत करता है। ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर मधुर रस का आप अधिक सेवन कर रहे हो तो वो कफ दोष के समान है। ठीक है, कफ दोष के समान है, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं कफ की वृद्धि करेगा। सर कैसे समान है? अगर आपको इसके श्लोक याद है कफ के गुण के वाला, कि जो कफ होता है वो कैसा होता है, गुरु होता है, शीत होता है, मृदु होता है, स्निग्ध मधुरम स्थिरम पिछलम श्लेष्मनाम। तो चरक सूत्र स्थान 1 में कफ के गुण का श्लोक दिया गया है कि गुरु शीत मृदु, स्निग्धम मधुरम स्थिरम पिछलम। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप मधुर रस के गुण देखोगे तो मधुर रस भी कैसा होता है, गुरु होता है, शीत होता है, स्निग्ध होता है, मधुर होता है। तो इसके रस के गुण इस दोष के समान होने के कारण ये इसको वृद्धि करेगा और वात दोष को शमन करेगा। वात दोष को शमन क्यों करेगा? क्योंकि जो मधुर रस के गुण है वो कहीं ना कहीं वात दोष के विपरीत है। वात का क्या है, रूक्षम, शीतम, लघु, सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म, चलोत, विशदम, खरम। जबकि इसके गुण क्या होते हैं, ये कैसा होता है, लघु होता है, ये कैसा होता है, गुरु होता है। ठीक है, इसके कितने विपरीत गुण हैं। ठीक, तो यहाँ पर और ये जो मधुर रस है वो स्निग्ध होता है, वात रूक्ष होता है। तो इस गुण के विपरीत होने की वजह से, मतलब मधुर रस के जो गुण है वो वात दोष के विपरीत है, इस वजह से वात दोष को क्या करेगा, शमन करेगा। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि दोष की वृद्धि एन समन्वय रसों के कारण था। ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वो है सतत अभ्यास। अब सतत अभ्यास का मतलब क्या है कि आपको रेगुलर बेसिस पे किसी का सेवन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरे दोस्त में कफ दोष बढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं कफ दोष बढ़ा हुआ है तो मैं कहीं ना कहीं कटु तिक्त कसाई वाले रसों का सेवन करूंगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो कफ के विपरीत गुण वाले होते हैं। ठीक है। या फिर ऐसे मैं कह सकता हूँ कि मेरी बॉडी में कफ को बढ़ाना है, कफ को बढ़ाना है तो मैं कहीं ना कहीं कि मधुर, अम्ल और लवण का सेवन करूंगा तो कफ बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मधुर के जो गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं कफ के समान होते हैं, तो कफ बढ़ जाएगा। आज करूंगा, आज बहुत सारा मधुर खा लूंगा तो आज में कफ बढ़ जाएगा। आचार्य चरक जी ने कहा है कि ऐसा नहीं होता है कि केवल आप एक दिन से करोगे तो आपकी बॉडी में कफ बढ़ जाएगा या कफ का शमन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप उसका कितने लंबे समय तक सेवन कर रहे हो। जैसे कि मैं रेगुलर ही कफ मधुर चीज़ों का सेवन करूँ तो एक समय बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि हो जाएगी और जो बात बढ़ी हुई थी उसका शमन हो जाएगा। तो इसलिए बोला है सतत अभ्यास। ठीक है। या फिर जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मान लो कल आपका एग्जाम है और आज ही पढ़ करके केवल आप पास हो जाओ तो ये पॉसिबल होना बहुत कम चांसेस है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप साल भर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ोगे और फिर थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आप आसानी से पास हो सकते हो। तो वही वाली बात है। अब हम बात करते हैं कि एक सिद्धांत के बारे में। ठीक है। अब दो सिद्धांत बताए गए, प्रकृति समसंवेद सिद्धांत, एक होता है विकृति विषम संवेद सिद्धांत। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रकृति समसंवेद। देखो यहाँ पर संवेद का मतलब क्या होता है, संवेद का मतलब होता है मिलाना। ठीक है। अब प्रकृति सम मतलब जो प्रकृति से सम है उन चीज़ों को आप मिला रहे हो। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत मत लेना अब उसमें। और इसी प्रकृति सम संवेद को आचार्य भागवत ने सूत्र स्थान के 9वें अध्याय में इसको सामान्य प्रत्यय आवृत कहा गया है। ये सामान्य प्रत्यय आवृत मैंने आपको द्रव्य गुण के अंदर भी बताया है। देन इसको चिंतनीय वीर्य बोला गया है। मतलब इसमें जो द्रव्य जो कार्य करते हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चिंतनीय है मतलब जो द्रव्य कार्य कर रहा होता है उसको हम चिंतन कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर उसके बाद इसको प्रकृति समसंवेद, देन होता है विकृति समसंवेद। ठीक है। मतलब यहाँ पर हम कोई ना कोई दो द्रव्य को मिलाएंगे, ठीक है, और उनका जो रिजल्ट होगा वो कैसे होगा, विषम होगा। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर A + B को अगर हम मिला रहे हैं, जैसे कि देखो मैं एक बार समझा ही देता हूँ थोड़ा। देखो ये प्रकृति समसंवेद है और ये विकृति विषम संवेद है। मान लो हम एग्जाम्पल के लिए A + B, अब A और + B को मिलाते हैं तो A + B के जो गुण है वो C में आ जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि A + B को हम मिला रहे हैं। A + B कोई द्रव्य हो सकते हैं, उनके अंदर खुद की कोई क्वालिटीज़ गुण होते हैं। जब A + B को मिलाते हैं जो बनने वाला जो C प्रोडक्ट है इसके जो गुण होते हैं वो इन दोनों से विपरीत हो जाते हैं। मतलब ना A का गुण आता है ना B का गुण आता है। इसमें क्या था कि 50% इसका गुण था तो 50 इसका होगा, तो टोटल 100% गुण इसके अंदर आ गए। लेकिन विकृति समसंवेद में ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है। और विकृति विषम संवेद को हम यहाँ पर विचित्र प्रत्यावृत्त भी कहते हैं और अचिंतनीय वीर्य भी कहते हैं। भाई अचिंतनीय का मतलब है हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें अलग अलग द्रव्यों में जो रस वर्तमान रहते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी द्रव्य है, हर एक द्रव्य के अंदर कोई ना कोई रस प्रेजेंट रहता है। वही गुण अपने प्राकृतिक रूप में रहते हुए समुदाय में भी रहते हैं। ठीक है। जैसे कि A + B, मान लो A में कोई अलग गुण था, अलग रस था, ऐसे ही B में था, B में भी अलग गुण अलग रस था। लेकिन जब वो दोनों आपस में मिले तो उन्होंने क्या करा, अपने गुणों को छोड़ा नहीं, साथ में रखा। A के गुण भी है इसमें और B के गुण भी है। तो इसे हम कहते हैं प्रकृति समसंवेद सिद्धांत।
सिंपल। देन इसके कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे कि ज्वर को दूर करने के लिए 4 औषधि का परिज्ञान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ज्वर के लिए कोई 4 औषधि बताई गई है कि जो 4 मेडिसिन है ये बेस्ट होती है। अब उन चारों को हम अलग अलग ना देकर उनको कॉम्बिनेशन में बना दें, उन चारों मेडिसिन की एक मेडिसिन बना दे तो उसको सेवन कराया जाए, तो उसमें चारों मतलब चारों जो ज्वर की मेडिसिन है उनका चारों का यहाँ पर योग होगा। तो यही बताया गया। तो उन चारों को मिलाकर ज्वर में प्रयोग करें तो वह समुदाय ज्वर नाशक होगा। ठीक है, अब मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना नहीं ऐसा ऐसा होता होगा, एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि किसी को ज्वर है, अब 4 मेडिसिन ये ऐसी हो सकती है कि एक टेम्परेचर को रिड्यूस कर रही है, एक धातु को बैलेंस कर रही है, एक दोषों को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो उन चारों को हम मिला के क्या कर देते हैं, एक बना देते हैं। अब वो एक क्या करेगी, जो वो चारों कर रही थी वो सेम वो कार्य वो एक मेडिसिन भी करेगी। तो उसको हम किसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, प्रकृति संवेद सिद्धांत का एग्जाम्पल। देन उसके बाद बताया गया है कि जैसे कि दूध लिया, जल लिया, चीनी लिया। फिर देखो आप शरबत कैसे बनाते हो, शरबत में क्या, सर पानी लेना है, पानी में दूध मिलाना है, दूध में फिर आपको चीनी मिलानी है और ऊपर से शरबत मिला देना है, तो वो रूबजा वगैरह जो भी आपको शरबत बोलना है वो बन जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या, अब दूध भी क्या है, मधुर है, जल भी, चीनी, तो इन सभी का जो भी गुण थे ना वो सारे उस शरबत के अंदर आ जाते हैं। देखो दूध, जल, चीनी का सहयोग, यदि इन तीनों का सहयोग से बनाए गए शरबत का प्रयोग किया जाए तो वह अपने स्वाभाविक मधुर रस के द्वारा शरीर में मधुर रस के गुणों को ही उत्पन्न करता है। अभी क्या करता है, इनमें क्या होता है, मधुर है, मधुर है, मधुर है, मधुर है, इन तीनों ही मधुर है, तो मधुर से क्या होगा, कहीं ना कहीं अपने जो स्वाभाविक जो मधुर रस है तो उनके ही गुणों को उत्पन्न करता है। देन इसके बाद हम देखते हैं विकृति विषम संवेद के बारे में। ठीक है, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है आज। ठीक, चलो फिर भी आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, तो आप लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। तो इसके बाद हम बात करते हैं विकृति विषम संवेद सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो इसमें जब 2 या 2 से अधिक द्रव्य को एक में सहयोग होता है तब वे विकृत होने के कारणभूत होकर अपने अपने स्वाभाविक गुणों में परित्याग कर देते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी क्या बताया जा रहा है कि जब A+B ऐसे 2 द्रव्य को आपस में आप सहयोग करा रहे हो तो उनमें क्या है कि विकृति हो रही है। विकृति मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस कारणभूत उसमें जो उसके स्वाभाविक गुण थे वो परित्याग हो गए। जैसे A+B था यार यहाँ पर कि A+B के कुछ स्वाभाविक गुण थे, जब वो C में मिले तो उस C के अंदर भी A+B के स्वाभाविक गुण मेंटेन थे। लेकिन विकृति के अंदर क्या हो गया कि A+B के जो स्वाभाविक गुण थे जब उनसे कोई नया प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो उसके अंदर वो स्वाभाविक गुण नहीं रहे, उनका परित्याग हो गया। उसे हम बोलते हैं विकृति विषम संवेद। अब देखो, अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया जैसे मछली और दूध का सहयोग। ठीक है, जब मछली और दूध का सहयोग होता है तो इसमें भी क्या हो जाता है, यहाँ पर विकृति विषम में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही समान मात्रा में मधु प्लस घृत का सहयोग। ठीक है, और आप समान मात्रा में क्या है मधु और घृत का सहयोग करा देते हो तो वो भी कैसा हो जाता है, जहर के समान हो जाता है, मारक हो जाता है। तो ये मछली दूध का सहयोग भी कैसा होता है, मारक होता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा एक चीज़ कि कोई मात्रा विरुद्ध होता है, ठीक है, तो मात्रा विरुद्ध हो गया, कोई वीर्य जैसे वीर्य विरुद्ध हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे कहाँ पर, संयोग के अंदर, संस्कार संयोग के अंदर, वो आपको बताऊंगा। और वैसे मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है द्रव्य गुण के अंदर, तो ये बताया गया। जैसे बताइए, ये भी कहा भी जाता है कि जब भी आप मछली का सेवन कर रहे हो तो दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, कि वो कैसे, दोनों कैसे होते हैं, ये विरुद्ध होते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उनका जो स्वाभाविक गुण होगा, भाई जो मछली के जो गुण होंगे, जो दूध के जो गुण होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, आपस में सी के अंदर नहीं जाएंगे। जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, उसके विरुद्ध हो जाएंगे, अपने सारे गुणों का वो परित्याग कर देंगे, जिसका कोई भी आपको फल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये द्रव्य जो अलग अलग गुण रखते हैं वे गुण संयोग होने पर ही उनमें नहीं पाए जाते। ठीक है, मतलब जो मछली और दूध के गुण थे, और जब उनका आपस में सहयोग हो गया तो वो जो गुण है वो अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो अब अलग अलग हो जाएंगे। विकृति के 2 अंश, एक रस की विकृति, एक विषम संवेद। ठीक है, पहले हम बात करते हैं रस की विकृति के बारे में। देखो, तंडुलीय रस में मधुर होता है। रस की विकृति में क्या बताया गया, जो तंडुलीय है वो रस में मधुर होता है। देखो, तंडुलीय क्या होता है, चौराई होती है। जैसे अभी माता के हम बर्ती रखे हैं, ठीक है, मैं भी माता के बर्ती रखा हूँ, तो उसमें हम क्या करते हैं, चौराई के जो लड्डू होते हैं, ठीक है, वो सब होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो चौराई के जो लड्डू होते हैं वो रस में कैसा होता है, मधुर होता है। भाई मधुर है, और मधुर रस के अनुसार आप जानते हो कि जो मधुर रस है वो कहीं ना कहीं स्नेहन, वृष्य, कफ वृद्धि और गुरु होगा, ये सारे की कहीं ना कहीं वृद्धि करना चाहिए, लेकिन वो स्नेहन वृष्य कार्य नहीं करता है। तो ये भी किसके अंदर आ जाता है, ये भी रस की विकृति के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर आता है कि विषम संवेद के अंदर। ठीक है, विषम संवेद, विषम संवेद, तो जैसे कि तिल में कषाय कटु तिक्त मधुर,
मधुर आदि ये रस जब रस मात्रा में रहते हैं तो तिल भी पित्त कफ या त्रिदोष शामक होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये मतलब जो तिल है, मतलब तिल कषाय, कटु, तिक्त, मधुर आदि ये रस जब सम मात्रा में रहते हैं, ठीक है, तो वो पित्त का, कफ का और त्रिदोष शामक होता है। पर यदि तिल कषाय विषम मात्रा में रहे, अगर देखो यहाँ पर बताया गया तिल को अगर आप समान मात्रा में लेते हैं, समान मात्रा में रहता है, तो वो कहीं ना कहीं पित्त का शमन करेगा, कफ का भी शमन करेगा, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो त्रिदोष शामक होता है, मतलब तीनों दोषों का ही शमन करता है। लेकिन चलो एक बात समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये है आपका तिल, और तिल में होते हैं रस। तिल में कौन सा रस होता है, मैंने अभी आपको बताया कि कषाय भी होता है, और तिल में कटु भी रस भी होता है, और तिक्त भी होता है, और मधुर भी होता है, ठीक है। अगर ये सम मात्रा में रहते हैं, ठीक है, मतलब जितना होना चाहिए था उतना हो, तो वो क्या करेगा भाई, कषाय होने से कफ का शमन करेगा, कटु होने से कफ का भी शमन करेगा, और पित्त का भी, पित्त को तो बढ़ाएगा, पित्त को बढ़ाएगा, ठीक है, कफ का शमन। तिक्त होने से पित्त को कम करेगा, मधुर होने से वात को कम करेगा, ठीक है, वात को भी कम कर रहा है, पित्त को भी कम कर रहा है, कफ को भी कम कर रहा है, ठीक है। चारों रस होते हैं, मधुर, अम्ल और लवण को छोड़ के चारों रस के अंदर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपके त्रिदोष शामक होते हैं। लेकिन अगर ये रस सम मात्रा में ना हो, मतलब कोई सा रस ज़्यादा हो जाए, कसाई ज़्यादा हो जाए, कटु कम हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि या तो पित्त बढ़ जाएगा या कफ बढ़ जाएगा, मतलब कोई सा भी यहाँ पर फिर बढ़ सकता है, फिर हम नहीं कह सकते। तो ये क्या बताएगा, विषम संवेद बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो विकृति मैंने आपको समझा दी, ठीक। अब देखो यहाँ पर विकृति समसंवेद के 3 कारण बताए गए हैं, ठीक है। 3 कारण आपको जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही आपको याद होने चाहिए। पहला होता है कि नान आत्मम कानम, ठीक है, नान आत्म कानम, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो रस होते हैं या जो दोष आदि होते हैं, तो उनके नाना रूप हेतु होते हैं, नाना रूप मतलब बहुत सारे कारण से वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और विभिन्न विभिन्न इनके जो रूप है और कारण के भेद से, तो जो रस और दोष है वो विकृति विषम संवेद होता है, ठीक है। तो याद रखना कि जो रस है और दोष है, तो इनके बहुत सारे रूप और कारण होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से वो किसके अंदर आते हैं, विकृति समसंवेद के अंदर आते हैं, ठीक है। या आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हो कि इनका जो प्रमाण है तो वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनका विकृत रूप होता है। फिर आता है परस्परेण चोह उपमानम, परस्परेण चोह उपतानम, तो इसका क्या मतलब है, नाम से ये परस्परेण मतलब परस्पर, मतलब जो कोई भी गुण है वो एक गुण दूसरे गुण को नष्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, एक गुण कहीं ना कहीं दूसरे गुण को नष्ट कर रहा है। या आप ऐसे कर सकते हो, जो रस प्रबल होगा वो दुर्बल रस के प्रभाव को मिटा देगा, ठीक है। तो अगर दुर्बल रस को प्रभाव को मिटा देगा, तो दुर्बल रस का जो भी प्रभाव होगा वो देखने को नहीं मिलेगा। तो यही है परस्परेण च उपमानम। भाई विकृति समसंवेद क्यों हो रहा था, जैसे मैंने बताया कि 2 द्रव्य मैंने मिलाया, ए द्रव्य बी द्रव्य, और जब वो सी द्रव्य बना तो उसमें उसके गुण नहीं आ रहे थे, दोनों के स्वाभाविक गुण नहीं आ रहे थे। पहला क्या हो गया कि नानात्मकानम हो गया। नानात्मकानम मतलब ये कि जो रस और जो दोष आदि है, ठीक है, वो उनके हेतु बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा परस्परेण च मतलब एक गुण, जैसे ए प्लस बी है तो बी का गुण मतलब बहुत ज़्यादा है, तो बी के गुण बहुत ज़्यादा होने की वजह से ए के गुण को दबा रहा है, तो जिसमें केवल सी द्रव्य में केवल बी के गुण ही देखने को मिल रहे हैं। तीसरा होता है अनिश्चय विकल्पम न विकल्प अतिनाम, तो क्या होता है अनिश्चय विकल्पम अन विकल्पतनाम, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो मतलब जो विभिन्न विभिन्न कल्पनाओं के भेद से गुण विषम आ जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो भी द्रव्य है उनके बहुत सारी कल्पनाएं हो सकती है, जैसे कि आपने अगर पंचकसाई कल्पना पढ़ी होंगी तो स्वरस कल क्वाथ शीत फांट होती है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो गुरु होता है वो स्वरस होता है, देन उसके बाद कल के, देन उसके बाद क्वाथ, मतलब उत्तरोत्तर वो लघु होती चली जाती है, ठीक है, इतना आपको पता चल रहा है। तो इसमें भी क्या है कि देखो हर एक की जो कल्पना है उनके गुणों में अंतर होता है, भाई इनके गुणों में अंतर होता है, और जब इनका आप सहयोग कराओगे तो उनके गहरे गुणों में अंतर होने की वजह से अलग अलग यहाँ पर आपको विकृति देखने को मिलती है, ठीक है। ये 3 बताए गए जो कि आपको तीनों नाम पता होना चाहिए, नानात्मकानम, परस्परेण च उपमानम, अनिश्चयम विकल्पम न विकल्प नाम, ठीक। तो ये यहाँ पर बात होगी अभी तक विकृति विषम संवेद की। देखो अब हम कंक्लूजन में उपसंहार की बात करते हैं। तो इस प्रकार मिश्रित समुदाय में समुदाय के प्रभाव के तत्व को जानकर बाद में द्रव्य एवं रोगों के प्रभाव को तत्व को निश्चित करें, ठीक है। तो क्या करना है पहले कि जो भी हम समुदाय को मिश्रित कर रहे हैं तो उस मिश्रित समुदाय का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपको समझना है। देन उसके बाद द्रव्य एवं रोगों के प्रभाव के तत्व को निश्चय करना है, ठीक है, ठीक है, द्रव्य का और रोगों का क्या प्रभाव है उसको निश्चय करना है, ठीक है। तो देन उस जैसे कि मधु और घृत है,
तो मधुर वृक्ष का जो रस होता है वो मधुर होता है, लेकिन अगर आप समान मात्रा में लेते हो तो वो उसका समुदाय कैसा हो जाता है, मारक हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि आपके जो समुदाय का प्रभाव है, मतलब जिन दो द्रव्य को आप मिला रहे हो, उन दो द्रव्य का जो बनने वाला जो सी प्रोडक्ट है उसका क्या प्रभाव मिलेगा वो आपको जानना है। देन उसके बाद उस द्रव्य का रोगों का आपके प्रभाव को जानना है। देन एक और एग्जाम्पल बताया, सूर्यवत रोग है। सूर्यवत रोग में क्या होता है, त्रिदोषीय होता है। अब देखो जैसे सूर्य उदय काल से प्रारंभ होकर धीरे धीरे बढ़ता हो, जैसे पूरब से वो उत्तर की तरफ जाता है, सूर्य पूरब से निकलता है तो वो उत्तर की तरफ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो निकलता है, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होता है, मध्यम के पश्चात सने सने समाप्त हो जाता है। देखो अब जैसे सूर्य निकलता है तो धीरे धीरे क्या होता है, पेन बढ़ता है। अब जैसे दोपहर का समय होता है तो पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे जैसे सूर्य शाम तक छिप जाता है तो पेन कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी बताया गया सूर्यवत रोग, मतलब सूर्यवत रोग का मतलब ये है कि सूर्य के बढ़ने से वो रोग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यह सहयोग का ही प्रभाव है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या बताया गया कि सहयोग का ही प्रभाव है, ठीक। इन दोनों के रस और दोष के समुदाय से उत्पन्न द्रव्य मधु, घृत और रोग को सूर्यवत में सम्मिलित द्रव्य एवं रोगों के प्रभाव को देखकर ही इनके गुणों का निश्चय किया जाता है, ठीक है। तो जो भी मतलब जो द्रव्य और जो रोग, इनके प्रभाव को देखकर ही इनका गुणों का निश्चय करते हैं। जैसे द्वंद्वज वात कफज ज्वार में देखो, यहाँ पर जैसे ज्वर की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा ज्वर जो वात और कफ की वजह से होता है। अब वात और कफ की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसमें क्या आ रहा है, स्वेद आ रहा है, स्वेदम अपरिवर्तनम, मतलब स्वेदा परिवर्तनम, मतलब स्वेद की उत्पत्ति हो रही है। वात कफज में कह रहा है कि स्वेद को तो कम कराना चाहिए ऐसे ज्वर में, लेकिन यहाँ पर फिर भी क्या होती है, स्वेद की उत्पत्ति होती है। तो इसी प्रकार इस समुदाय के द्वारा भी उनके गुणों का निश्चय किया जाता है। यहाँ पर कंक्लूजन यही है, जब A+B से जब वो C प्रोडक्ट बनता है तो C प्रोडक्ट को जानने के, C प्रोडक्ट जो बनता है उसके जो प्रभाव दिखते हैं उसके अनुसार हम फिर अनुमान करते हैं। जैसे यहाँ पर भी क्या रहा है कि भाई हमने देखा कि वात ज्वर है वो स्वेद को उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन आपने देखा कि वो स्वेद को उत्पन्न कर रहा है, तो इस वाले समुदाय के द्वारा ही हम इसके गुणों का क्या करेंगे, निश्चय करेंगे, ठीक है। अब वातिक, जैसे वात क्या होता है, कटुतिक्त होता है, ठीक है। वार्तिक, वार्तिक क्या होता है आपका, बैंगन होता है, ब्रिंजल होता है। वो अगर हम बात करें रस में कटु और तिक्त होता है, और कटु और तिक्त होने की वजह से वात की वृद्धि करनी चाहिए थी, लेकिन वात की वृद्धि नहीं कर जाता है। जो वार्तिक होता है वो वात घनम होता है, वात घनम कहीं ना कहीं वात का नाश करता है। तो यही है कि समुदाय की देखकर ही आपको उसके गुणों का निश्चय किया जाना चाहिए। देखो अगर मैं बात करता हूँ A+B=C, मैं कह रहा हूँ ये भी बात का शमन करेगा, ये भी बात का शमन करेगा, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बी वाला बात को बढ़ा रहा है। या मैं कह दूँ कि ये बात को बढ़ाएगा, ये बात को बढ़ा रहा है, तो ये भी बात को क्या करेगा, बढ़ाएगा। चलो एक बार फिर से समझाता हूँ इसको, आप टेंशन मत लीजिए। देखो आराम से समझाता हूँ, ये चीज़ जरूरी है समझनी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, ए बी एक प्रोडक्ट है, इससे मिलकर सी बन रहा है। कोई ए द्रव्य है, कोई बी द्रव्य है, कोई सी द्रव्य है। ए द्रव्यवाद को बढ़ा रहा है, बी भी द्रव्यवाद को बढ़ा रहा है। आपने कहा ठीक है, ए द्रव्यवाद को बढ़ा रहा है, ए द्रव्यवाद बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, सी द्रव्यवाद को बढ़ाएगा। तो आप इनके आधार पे इसको निश्चित करेंगे, कहेंगे हाँ सर कर देंगे, क्योंकि दोनों ही बात को बढ़ा रहे तो ये भी बात को बढ़ाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे आपने बैंगन का एग्जाम्पल बताया कि जो बैंगन होता है वो बात को बढ़ाता है। क्यों बढ़ा रहा है बात को, आपने कहा कि बैंगन का जो रस है कटु है और तिक्त है, मतलब आपने निश्चय कर दिया, आपने रस के आधार पर निश्चय कर दिया कि इसका जो प्रभाव होगा, इसका जो प्रभाव होगा, इसका जो कर्म होगा वो कैसा होगा, वातवर्धक होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जबकि बैंगन कैसा होता है, बैंगन तो वात को शांत करने वाला होता है, ठीक है, वात को घन करने वाला, वात घनम मतलब वात का नाश करने वाला है। सिंपल सा बात यही है कि आपको A+B मतलब इन द्रव्य के रस गुण वीर्य विपाक को ना देखकर जो समुदाय में जो आता है उसके प्रभाव को देखकर उसके कर्म का अनुमान आपको लगाना होता है, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है यार समझाओ, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी ये चीज़। देन उसके बाद आता है चतुर्विध प्रभाव का उपदेश। देखो अब देखो एक बार चतुर्विध अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जो द्रव्य, कोई भी द्रव्य है वो किसके अकॉर्डिंग कर्म करेगा, वो कर्म करेगा याद नहीं आ रहा मुझे, सबसे पहले रस, देन उससे ज़्यादा विपाक, देन उसके बाद वीर्य, देन प्रभाव, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव। और कोई द्रव्य सबसे ज़्यादा अगर काम, मतलब मान लो सारे सेम है,
सारे सेम है तो सबसे ज़्यादा किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, प्रभाव के, देन उसके बाद वीर्य के, देन उसके बाद विपाक के, देन उसके बाद रस के। ये सारी बात हमारी अच्छे से द्रव्य गुण के अंदर हुई थी, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं चतुर्विध प्रभावों का उपदेश। रस प्रभाव से, द्रव्य प्रभाव से, दोष प्रभाव से और विकार प्रभाव से। औषधि कहीं पर वीर्य से, कहीं गुण से, कहीं विपाक से और कहीं प्रभाव के द्वारा कार्य करती है। वो डिपेंड करता है, अगर ये चारों सेम है तो प्रभाव के अनुसार काम करेगी, विपाक के अनुसार करेगी, गुण को करेगी, वीर्य करेगा। अगर चारों सेम नहीं है तो फिर डिपेंड करता है कि किसकी शक्ति ज़्यादा है, कौन ज़्यादा क्वांटिटी क्वालिटी में है, ठीक है। जैसे अब हम पहले बात करते हैं द्रव्य प्रभाव की। अब द्रव्य प्रभाव में क्या है, जैसे द्रव्य तेल प्रभाव, घृत प्रभाव, मधु प्रभाव, ये सारे द्रव्य हैं। अब ये तेल के प्रभाव से वात को शमन करता है, घृत अपने प्रभाव से पित्त को शमन करता है और मधु अपने प्रभाव से कफ को शमन करता है। ये द्रव्य के अपने प्रभाव की वजह से होता है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है भाई कैसे देखो। अब जैसे तेल प्रभाव आपने बोल दिया कि वात को शमन करता है। अब इस चीज़ को यहाँ पर प्रूव करा है, जो तेल प्रभाव वो तेल कैसा होता है, स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, गुरु होता है। अगर आप इनका निरंतर सेवन करते हो, मतलब तेल को आप लगाते हो, पीते हो, जो भी है, अगर आप रेगुलर उस चीज़ का सेवन कर रहे हो तो वो वायु को जीत लेगा। वायु को क्यों जीत रहा है, क्योंकि वो स्निग्ध है, उष्ण है, गुरु है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वायु के जो गुण है इसके विपरीत है। वही वायु रूक्ष होती है, शीत होती है, लघु होती है। जबकि तेल क्या होता है, रूक्ष का अपोजिट स्निग्ध होता है, शीत का अपोजिट उष्ण होता है, लघु का अपोजिट गुरु होता है। तो वायु जो दोष है, वायु है, इसके विपरीत गुण वाला ये तेल होता है। इस वजह से यहाँ पर ये इस वायु के गुण को जीत लेता है, वायु को जीत लेता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि विरुद्ध गुण का सहयोग में जो गुण प्रबल होगा उसी की जीत होगी। मतलब जो विरुद्ध गुण है, मतलब ये इसके अपोजिट गुण है और इन दोनों में जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। अगर मान लो रूक्ष ये ज़्यादा शक्तिशाली होते तो ये क्या करते, ये जीत जाते। लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा शक्तिशाली है तो इसके अनुसार काम होगा फिर। अब जैसे घृत प्रभाव है तो घृत कैसा होता है, मधुर होता है, शीतल होता है, मंद होता है। तो अगर आप इन घृत को रेगुलर सेवन करते हो या इन गुणों का रेगुलर सेवन करते हो तो वो पित्त को जीत लेगा। क्योंकि जो पित्त के गुण है वो कैसा होता है, अमधुर होता है, उष्ण होता है और तीक्ष्ण होता है। इसके विपरीत कौन से होते हैं, घृत के प्रभाव से होते हैं। देन उसके बाद मधु प्रभाव से, मधु कैसा होता है, रूक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है, कषाय होता है। अगर आप इसका निरंतर सेवन कर लेते हो तो वो कफ को जीतता है। तो इसके जो विपरीत गुण है वो स्निग्ध, मंद और मधुर होता है, इसलिए इसको जीतने वाला होता है। देखो अब हम बात करते हैं अत्यधिक सेवन से वर्जित द्रव्य, ठीक है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 3 द्रव्य होते हैं, त्राणी द्रव्याणी, तो PCl, ठीक है। तो पता नहीं क्या है, जैसे PCL हो गया, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, जैसे IPL होता है ना, ऐसे कुछ PCL वगैरह होता होगा। इसका नाम पिपली छाल लवन, ठीक है। तो पिपली छाल लवन PCL देख लेना, शायद पाकिस्तान का मुझे आइडिया नहीं है, इंडिया का तो पता IPL होता है, तो इसी तरह से PCL होता, ठीक है। तो पिपली, क्षार और लवण ये त्राणी द्रव्य होते हैं जिनको आचार्य चरक ने कहा है कि आप इन द्रव्यों को अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप अधिक सेवन करते हो तो यहाँ पर कुछ दोष, कुछ व्याधि उत्पन्न होंगी, जो इस टॉपिक के अंदर हमें देखना है। सबसे हम बात करते हैं, पहले पिपली की बात करते हैं। देखो पिपली का रस बताया गया है कि कटु रस होती है, पिपली मधुर विपाक होती है। देखो ये तो सब चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए कि रस क्या होता है किसी द्रव्य का, गुण क्या होता है, वीर्य क्या होता है, विपाक क्या होता है, ठीक है, प्रभाव क्या होता है। कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट द्रव्य जिनका मैंने आपको सबको बताया, कुछ एक्सेप्शन भी वहाँ पर बताई है, ठीक है। ये सभी चीज़ मैंने आपको द्रव्य गुण के अंदर अच्छे से समझाई है। अब जैसे यहाँ पर पिपली का जो रस है वो कैसा है, कटु विपाक है, ठीक है। अगर हम गुण की बात करें तो गुण स्निग्ध होगा। गुण कैसा बताया गया है कि गुरु है, गुरु गुण होता है, अधिक स्निग्ध और अधिक उष्ण नहीं होता है, ठीक है, अधिक उष्ण अधिक उष्ण नहीं होता है। और वीर्य कैसा होता है, विपाक कैसे होता है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। पर अभी के लिए आप देख लो कि पिपली कटोरस होती है, मधुर विपाक होती है। जो गुण की बात करते हैं तो गुरु होता है, लेकिन अधिक स्निग्ध अधिक उष्ण नहीं होती है और ये क्लेद को उत्पन्न करने वाली होती है। अगर आप पिपली का मात्रा में प्रयोग करते हो तो वो सुखकारक होगा और अधिक प्रयोग करते हो तो दुखकारी होगा। और इसका अगर आप नियंत्रण प्रयोग करते हो, अगर पिपली को आप रेगुलर सेवन कर रहे हो तो वो पचने में भारी हो जाएगी, क्लेद को उत्पन्न करने वाली हो जाएगी, ठीक है। और अधिक सेवन कर रहे हो तो वो दुख को उत्पन्न करेगी और दोषों का संचय करेगी। और अगर आप मात्रा में, अगर पिपली का मात्रा बजाय अल्प मात्रा सम मात्रा में प्रयोग करते हो तो वो स्निग्ध होती है, उष्ण होती है, जिसकी वजह से बात को शमन करती है। और जो पिपली होती है वो कैसी होती है, योगवाही होती है। योगवाही का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे के गुणों को अपने अंदर ले लेती है, ठीक है। जैसे वायु भी हमारी क्या होती है, योगवाही होती है, ठीक है। और इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, पिपली रसायन और वर्धमान पिपली, ठीक है। पिपली रसायन वर्धमान पिपली ये आपको चरक चिकित्सा स्थान में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर बताया जाएगा आप 1000 पिपली तक का भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन वो पिपली कैसे होनी चाहिए, तो रसायन के फॉर्म में होना चाहिए या फिर वर्धमान की फॉर्म में होना चाहिए। केवल इस पिपली का ही आप इतना ज़्यादा सेवन नहीं कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आता है क्षार। क्षार कैसा होता है? उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, लघु होता है। ठीक, तो वो सर्वप्रथम क्लेद उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, सर्वप्रथम क्या होता है? क्लेद उत्पन्न करने वाला होता है, और बाद में उस क्लेद को जो उत्पन्न करता है क्षार, उसको हम यहाँ पर शोषण भी वो कर लेता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्षार से क्या, केवल आपको कौन कौन से क्षार आना चाहिए? देखो, अपमार्ग का क्षार आना चाहिए, यव क्षार आना चाहिए, क्षार सूत्र आना चाहिए। क्षार सूत्र में हम क्या करते हैं? जो पाइल्स का जो मांस है, रेक्टल वेन जो बड़ी हुई है, उसको हम कट करने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्षार के नाम से याद आनी चाहिए। कर्म क्या होता है क्षार का? पाचन करने का, दाह का, भेदन कार्य, ये सब प्रयुक्त होता है। अधिक प्रयोग करने से क्या होता है कि जो केश है खालित्य पालित्य देखने को मिलेगा, दृष्टि में अंधापन देखने को मिलेगा, हृदय में कैचिक समान पीड़ा देखने को मिलेगी, पुरुष तब का नपुंसकता देखने को मिलेगी। देन उसके बाद लवण। भाई लवण के बारे में क्या कहते हैं? ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, बाल उड़ जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती है, हड्डी गल जाती है। ठीक है, और बड लूजनेस आ जाती है, शरीर में ढीला आ जाता है, और मतलब बीपी कम हो गया तो नमक का पानी पी लीजिए। वो सारी चीज़ें आपको पता ही है, बस उसमें बताना है कि। और लवण कैसा होता है? गर्म होता है, तीक्ष्ण होता है, और ज़्यादा गुरु नहीं होता, अधिक स्निग्ध नहीं होता, क्लेदकारक होता है, और इंस्त्रसन का काम करता है। देखो, इंस्त्रसन आपने पढ़ा होगा, जो स्टूल सॉफ्टनर होता है विस्त्रसन। ठीक है, द्रव्य गुण के अंदर वो भी क्या करता है कि मूल को क्या करता है? लूज करके बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। और यदि आप कम मात्रा में प्रयोग करते हो तो उसका उत्तम लाभ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि लवण यहाँ पर जनरल लवण है। ठीक है, जनरल लवण का मतलब है ये नहीं कि आप सैंधव लवण समझो, क्योंकि हम आयुर्वेद में नमक के लवण की जगह हमेशा सैंधव लवण समझते हो, लेकिन यहाँ पर सारे ही नमक की बात करिए। ये जनरल लवण, कोई सा भी नमक हो सकता है। ठीक है, तो और अगर आप अधिक समय तक प्रयोग करते हो तो दोषों का संचय करेगा। कर्म क्या होता है? रोचन, पाचन, उपलेदन और विस्तरण का। अधिक प्रयोग करते हो तो गलानी, स्थिरता, दुर्बलता, मांसरक्त शिथिल हो जाते हैं, कलेश में असमर्थ हो जाता है, खालित्य, इंद्रलुप्त और पालित्य, मतलब बाल पक जाते हैं, उड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं। ये सारी चीज़ देखने को आपको मिलेंगे। देखो, अब हम बात करते हैं कर्म से त्याग से लाभ। अब कर्म से त्याग से क्या लाभ होगा? मतलब कि अगर आप पिपली, छाल, लवण या किसी भी ऐसे द्रव्य का अधिक सेवन कर रहे हो जो कि अपत्य होता है, तो आपको उसको एकदम से या डायरेक्टली नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे करके छोड़ना है। जैसे कि बहुत लोग शराब पीते हैं, अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे शराब छोड़नी है, तो कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा, जो अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा वैद्य होगा, कि आप कल से ही शराब छोड़ दो। वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। वो किसका यूज़ करेगा? वो करेगा यहाँ पर कर्मंश यानी पादंशिक कर्म का। ठीक है, अभी पादांशिक कर्म क्या होता है कि मतलब कर्म से आपको चीज़ों का त्याग करना है। अब देखो, मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे कि आप कोई भी, यहाँ पर समझाता हूँ अच्छे से पेज में, किसी भी आप अपत्य चीज़ को छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको कम से कम 7 दिन तक ये चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ मैं मतलब पूरा तो नहीं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि पहले दिन आपको क्या कराना है कि पहले दिन आपको 2 भाग तो आपको पत्ते खिलाना है। ठीक है, 2 भाग पत्ते मान लो कि आपको अच्छी लघु द्रव्य से का सेवन कराना है। ठीक है, और 1 भाग आपको, सॉरी ये 2 भाग नहीं होगा, 1 भाग होगा। 1 भाग पथ्य होगा और 3 भाग जो आपका होगा अपत्य होगा। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है कि वो चारों टाइम दारू ही पीता है, सुबह, शाम, रात, दोपहर, सब चारों ही दारू ही पीता है, तो उसमें हमें एक टाइम तो उसको अच्छा खाना पीना खिलाना है, लघु आहार का सेवन कराना है। ठीक है, जो भी अच्छी चीज़ हो सकती है वो सेवन आप करा सकते हो। फिर आता है दूसरे दिन और तीसरे दिन। इन दोनों दिन आपको क्या कराना है कि 2 भाग तो आपको उसको बॉटल वगैरह पिलानी है। ठीक है, वही दारू वगैरह पिलानी है, या फिर पिपली, छाल, लवण का सेवन कराना है। फिर जो बाकी के 2 टाइम है उसमें आपको अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन कराना है। फिर बचते हैं 3, 4, सॉरी 3 तो हो गया, 4, 5 और 6, ये 3 दिन। अब इस 3 दिन में क्या कराना है? केवल 1 भाग आपको दारू पिलानी है, अपत्य का सेवन कराना है, और बाकी के जो बाकी के जो 3 भाग है वो कैसे कराना है? आपको पथ्य कराना है। ठीक है, तो याद रखना, एक बार मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या था, 1 भाग पथ्य और 3 अपथ्य। लिख भी नहीं पा रहा हूँ यार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, 5, 6 के अंदर क्या हो जाएगा? अरे यार क्या गड़बड़ हो गया सर। देखो, 7 दिन का रूटीन है, तो मैं पूरा रूटीन बना दूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, तो यहाँ पर लिखता हूँ पथ्य, यहाँ पर लिखता हूँ पथ्य, यहाँ पर लिखता हूँ अपथ्य। ठीक है, पहले दिन क्या कराना है आपको? पहले दिन आपको 25% पथ्य खिलाना है, 75% अपथ्य खिलाना है। ठीक है, फिर दूसरे और तीसरे दिन 50% पथ्य और 50% अपथ्य। चौथे, पाँचवें, छठे दिन आपको क्या लाना है कि अब केवल पथ्य कितना खिलाना है? 75% खिलाना है, और अपथ्य कितना खिलाना है? 25% खिलाना है। 7वें दिन 100% आपको पथ्य खिलाना है और 0% आपको अपथ्य खिलाना है। हो गया। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा था बार बार उसमें। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर क्या है 25 50 75 100 75 50 25 0। तो यहाँ पर क्या है बढ़ रहा है पत्ती है और अपत्य क्या है घट रहा है। ये पादांशिक क्रम होता है जिससे आप किसी की गंदी चीज़ को गंदी लत को आप सेवन करा सकते हो। देखो जब भी आप यहाँ पर वो होते हैं ना कि शराब मुक्ति केंद्र, ठीक है, या फिर कोई भी धुआं मुक्ति केंद्र या फिर दारू छुड़ाए या फिर तंबाकू छुड़ाए, तो उनमें भी क्या है पादांशिक क्रम का यहाँ पर फॉलो किया जाता है। ठीक है, एकदम से किसी चीज़ को नहीं छोड़ाया जाता, धीरे धीरे किसी को यहाँ पर छोड़ाया जाता है। देन उसके बाद आता है हमारा सातवें के लक्षण। अब सातवें के लक्षण में बताया गया है कि मतलब देखो सातवें होता है और एक होता है ओक सातवें। ठीक है, सातवें मतलब जो आपके लिए फेवरेबल है। ठीक है, जैसे कि सातवें के लक्षण और परिचय, जो अपनी आत्मा शरीर के लिए सुखकारी हो उसे सातवें कहा जाता है। यदा आत्मेनुपश्यते मतलब जो अपनी आत्मा के लिए सुखकारी हो। यदा आत्मेनुपश्यते का मतलब होता है कि जो अपनी आत्मा के लिए सुखकारी हो उसे हम क्या कहते हैं सातवें कहते हैं। सातवें का अर्थ होता है वह उपशय का अर्थ होता है। जो सातवें का अर्थ होता है वही उपशय का अर्थ होता है। भाई सातवें का मतलब क्या बताया, जो अपने लिए सुखकारी हो। ठीक है, अपने लिए सुखकारी हो उसे हम सातवें कह रहे हैं। वही उपशय का, देखो आपने उपशय पढ़े होंगे। उपशय भी क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं जो भी रोग हो रहा, जो भी हेतु हो रहा, उनका उपशय करा देता है, उनका ट्रीटमेंट करा देता है। 18 प्रकार के उपशय कि हेतु व्याधि, हेतु व्याधि, विपरीत, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु विपरीत व्याधि। तो इस तरह से है ना 18 प्रकार के जो हमने उपशय देखे थे रोग निदान के अंदर, अभी तो देखे नहीं, अगर आपने पढ़े होंगे तो उसी के समान है। सातवें के 3 प्रकार बताए गए हैं कि परवर, अवर और मध्य। ठीक है, परवर भी 3 प्रकार का कि परवर सातम्य, अवर सातम्य, मध्यम सातम्य। परवर मतलब उत्तम होता है, अवर मतलब हीन होता है, मध्य मतलब मध्यम सातम्य होता है। ठीक है, और फिर एक दो रस, दो का मतलब यहाँ पर एक है, एक रस के प्रयोग से और सभी रसों को प्रयोग करने से 7 प्रकार का होता है। कैसे, 6 तो मधुर अवलन कटुतिक्त हो गया, 7वां आपको कह रहे सभी तरह को एक साथ करा देंगे। इन सभी रसों का प्रयोग करना सातम्य होता है और एक रस का प्रयोग करना अवर सातम्य होता है। और अगर परवर और अवर सातम्य के बीच का है तो मध्यम सातम्य होता है। ठीक है, ऐसे कुछ इसमें खास ऐसा है नहीं। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अष्टार विधि विशेष आयतन और आहार विधि विधान के बारे में देखेंगे।